आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान 2i। तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेटरी मोशन इक्वल टू एल स्क्वायर अपान 2i। जैसे आप पहले पढ़ते थे k बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, वैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का क्या हुआ, एल स्क्वायर अपान 2i। अब देखो यल तो बदलेगा नहीं, अगर कंजर्व है तो यल तो बदलेगा नहीं। अब किसी तरह से अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। क्या कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व नहीं है, एनर्जी चेंज होगा। काइनेटिक टोटल एनर्जी कंजर्व है, लेकिन यहाँ पे कौन सी एनर्जी लिखी है, काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बदल सकती है। समझ में आ रहा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लें, वो जो झूला झूलते हैं लोग सावन के महीने में, वो पटरे पे, कदम पेड़ पे जो पटरा पड़ता था उस पर झूला झूलते थे। तो उस झूले पे लोग बैठ जाते थे, एक आदमी उधर खड़ा हो जाता था कि उधर। अब वो कैसे झुलाता था समझो, वो जो उधर वाला आदमी है वो बैठने लगता था। जब बैठने लगता था तो आई का मान घटने लगता था, क्योंकि आई किस पे डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर। और वो अभी इतना बड़ा आदमी था, मास इतना दूर तक था, अब बैठ के इतना छोटा हो गया, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया, तो आई कम हो गया। तो आई कम हो गया तो ओमेगा ज़्यादा हो गया, इसलिए उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाती थी। अब उसमें आई कम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो उस समय झूले की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती थी। अब सारे लोग वो ऊपर उठ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो अब इसके बाद जो उधर वाला आदमी था, अब वो क्या करेगा, अब वो बैठता था। अब वो जब बैठने लगता था तो जब उधर ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी और वो रुकने लगेगा, झूला रुकने लगेगा। तब फिर वो क्या करेगा, वहाँ से बैठने लगेगा, तो उधर से स्पीड बढ़ा देता था। तो ऐसे ही वो लोग झुलाते थे। तो देखो उन लोगों का रोटेशन कितना तेज़ था, ये मैकेनिक्स उन लोगों का तेज़ था। तो मेरा कहने का मतलब था कि एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा, आई के साथ ओमेगा बदलेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी लगातार चेंज होता रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो आई बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नहीं कभी पूछे तो ध्यान रखना है। तो बच्चों ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला। तो कौन सी एनर्जी कंजर्व है, काइनेटिक की, पोटेंशियल की, टोटल। हाँ टोटल। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब इस पे एक सवाल लेते हैं। हाँ, आप लोग जब छोटे अपने स्कूल में पढ़ते थे तो एक स्कूल में एक चित्र बनाया गया था। ऐसे एक डिस्क है और उस पर एक आदमी था, इस पर आपके स्कूल वाली किताब में है, एनसीईआरटी में। और ये हाथ में डंबल लिया है, डमरू, और ऐसे दूर दूर रखा है और ये घूम रहा है, इसी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। और इसके बाद वो डिस्क वगैरह वही है। उस आदमी ने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल दिया, और बदलने के लिए उसने डमरू को पास कर दिया। तो जब डमरू को पास कर दिया तो ओमेगा का मान बढ़ गया, अब ये ओमेगा डैश हो गया। तो बच्चों उसने क्या किया, मास को दूर कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ I1 है और यहाँ I2 है। ये हो गया। अब ये I1 ज़्यादा था, I2 कम हो गया। L कांस्टेंट है, तो फिर ओमेगा 1 और ओमेगा 2, तो ओमेगा बढ़ गया। सही है। जब ओमेगा बढ़ गया तो अब यहाँ पे ज़रा काइनेटिक एनर्जी की बात करें। काइनेटिक एनर्जी की बात करें। अब इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन KR1 है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रोटेशन KR2 है ना बच्चों। तो अब देखो L तो नहीं बदला, लेकिन I तो बदला। जब I बदला, I कम है
तो रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई। तो देखो इसमें क्या नहीं बदलता है, ये बदलता है, ये बदलता है, ये बदलता है। तो एंगुलर मोमेंटम केवल कंजर्व है, यहाँ पे समझ आ रहा, ये बात हो गई। अब इसकी एनर्जी में इस तरह से चेंज हुआ है। सबको समझ आ गया? अब एक सवाल आपको देते हैं लगाने के लिए, इसको लिखने के बाद ये आपके स्कूल वाली किताब में ऐसे चित्र बना है, देखा है कि नहीं? हाथ में डमरू लेके आदमी इधर उधर कर रहा है, तो बच्चे समझते थे कि देखो डमरू इधर उधर कर रहा है तो क्या हो रहा है। यही हो रहा था, एनर्जी चेंज हो रही थी, ओमेगा चेंज हो रहा था। लेकिन क्या नहीं चेंज हो रहा था? एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज हो रहा था। बच्चों आइए एक सवाल ले लो, तब यहीं पे 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन को सुनो। ये कोई डिस्क है, और एक डिस्क यहाँ पे है, ये 2 डिस्क है। ये जो नीचे वाला डिस्क है, इस पे स्टॉपर लगाया है कि ये नीचे नहीं जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, ओमेगा 2 है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, ओमेगा 1 है, कामा लगा है। ये बच्चों इधर घूम रहा है, ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला इधर घूम रहा है। दोनों उल्टा घूम रहे हैं ना, दिख रहा है ना, उल्टा घूम रहे हैं। ये इधर घूम रहा है और ये इधर घूम रहा है, उल्टा घूम रहे हैं। ये वाला ऐसे घूम रहा है, ऐसे, और ये वाला ऐसे घूम रहा है, ऐसे और ऐसे, हाथ उल्टा घूम रहा है। तो ये दोनों अलग अलग घूम रहे हैं। अब इसको मैं धीरे 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 ले आया और इसके कांटेक्ट में रख दिया, और इसमें काफ़ी फ्रिक्शन है। सरफेस कैसा है? रफ़। तो ये रफ़ सरफेस है। तो पूछा है कि जब ये कॉमन एंगुलर स्पीड से घूमने लगेंगे तो उसमें एनर्जी लॉस कितना हुआ, तो एनर्जी में लॉस कितना हुआ, ये सवाल है। तो लिखेंगे कि ये पहला वाला डिस्क है और ये दूसरा वाला डिस्क है। तो लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख लो। When first disk made in contact with second disk, when first disk made in contact with second disk, with second disk, then find। बच्चों पहला तो क्वेश्चन है कॉमन एंगुलर स्पीड, कॉमन एंगुलर स्पीड, कॉमन एंगुलर स्पीड बताना है। ब्रैकेट में मैंने दे दिया है I1 ओमेगा 1 छोटा है I2 ओमेगा 2 से। कोई एक को बड़ा छोटा पेपर में देगा, ये दिया जाएगा I2 ओमेगा 2 से। और दूसरा पूछा है लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी, एनर्जी में कितना लॉस हुआ। और ये दोनों डिस्क बहुत नज़दीक हैं, कोई एच नहीं है, हाइट नेग्लिजिबल है। तो डिस्क 1 and 2 वेरी नियर टू ईच अदर, ये बहुत नज़दीक है। मतलब ऐसा मत समझना कि एच दिया है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे लिखा है वेरी नियर। नहीं तो MGH भी आ जाएगा ना जब नीचे ले आओगे तो वेरी नियर है तो एच नेग्लिजिबल है। और चाहो तो यहाँ पे रफ सरफेस भी लिख सकते हैं, पेपर में मेंशन रहता है। तो
यहाँ पे कहीं ऐसे रफ सरफेस लिख देना, नहीं तो कॉमन स्पीड कैसे आएगी? रफ सरफेस होगा तभी तो आएगा। बात समझ रहे हैं ना? जब दो सरफेस टच करेंगे तभी तो कॉमन आएगा, और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो टच ही नहीं करेंगे। टच कौन कराता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं है तो टच ही नहीं करेगा। अब देखो इसका कैलकुलेशन मैं करके दिखाता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज़ करेंगे। हटा के इसको अब आंसर दिखाऊँ आपको। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। पहला नंबर लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम इनिशियल बराबर एंगुलर मोमेंटम फाइनल। देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन लेना चाहिए। इनिशियल में L1 प्लस L2, फाइनल में कॉमन, ये कॉमन होगा। वन का पहले निकालेंगे तो वन कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो आप लिखेंगे I1 ω1 k कैप प्लस, दूसरा वाला कैसे घूम रहा बच्चों? क्लॉकवाइज, तो आप लिखोगे प्लस I2 ω2 माइनस k कैप। कॉमन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर जैसा है, I1 प्लस I2 और ओमेगा वेक्टर। ओमेगा कॉमन एंगुलर स्पीड है, आएगा। अब आप बताना इसमें कौन बड़ा है? I2 ω2 बड़ा है, तो हमें I2 ω2 का डायरेक्शन लेना है। जो बड़ा है उसका डायरेक्शन लेना है। तब आप क्या लिखोगे? माइनस k कैप हम डायरेक्शन ले लिए, जो बड़ा है उसका डायरेक्शन। हमेशा डायरेक्शन किसका लेना है? जो बड़ा है। तो माइनस k कैप मैंने ले लिया, अब माइनस हो गया और बराबर ओमेगा वेक्टर, ये कॉमन एंगुलर स्पीड है। तो बच्चों ओमेगा बराबर क्या हो गया? I2 ω2 माइनस I1 ω1 अपान I1 प्लस I2 ना। ये माइनस k कैप का मतलब हुआ क्लॉक वाइज, तो आप माइनस k मत लिखो तो क्लॉक वाइज लिख दो। इसका मतलब रोटेशन किधर हो रहा है? क्लॉक वाइज। प्लस k कैप एंटी क्लॉक वाइज और माइनस k कैप क्लॉक वाइज, ये हरदम रहता है, इसे ध्यान रखना। ये आपका आंसर होगा, पेपर में यही रहेगा इसका आंसर। I2 ω2 माइनस I1 ω1 फिर लिखा जाएगा क्लॉकवाइज। समझ आ रहा? तो रोटेशन किधर होगा फाइनली? जिसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है उसकी तरफ, और किसका ज़्यादा है? क्लॉकवाइज। इसलिए दोनों का कम्बिनेशन किधर घूमेगा? क्लॉकवाइज। वो एंटी क्लॉकवाइज हो नहीं सकता। बस वेक्टर लिखने से ये पता चलता है सही डायरेक्शन क्या है। अब बच्चों एक ये भी बात पूछ लिया कि एनर्जी लॉस कितना होगा। भाई एनर्जी तो लॉस होगा क्योंकि फ्रिक्शन है ना। अगर फ्रिक्शन है तो एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब एनर्जी लॉस कितना होगा वो मेरा मेन क्वेश्चन है।
एक तो ये इतना हो गया। अब एनर्जी लॉस आप बताओगे। एनर्जी लॉस लॉस इन एनर्जी। जब मैं लॉस पूछूंगा तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे बच्चों की इनिशियल माइनस फाइनल? बोलो, इनिशियल माइनस फाइनल। अब आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल। बोलो क्या लिखोगे? हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ I1 प्लस I2 और ओमेगा कॉमन। अब ये आपको लिखना आना चाहिए। पेपर में जब देगा तो वैल्यू दिया रहेगा, रख लोगे, न्यूमेरिकल रहेगा, जल्दी से निकल जाएगा। अब ओमेगा कॉमन लिखोगे आप। I2 ओमेगा 2 अपान I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। अब इसी को लगा लेना, जो आएगा आंसर हो जाएगा। जैसे निकाले थे कैपेसिटर में कितना एनर्जी लॉस हुआ, ऐसे काइनेटिक एनर्जी कहीं भी कोई भी लॉस पूछे तो इनिशियल में फाइनल माइनस करो। अब इसमें वैल्यू दिया जाएगा, रखोगे तो आंसर आएगा। अब इसको आगे नहीं सॉल्व करना, इतना लिख के छोड़ना है। अब अगर दो बॉडी घूमते हुए कांटेक्ट में आ जाएं तो कॉमन एंगुलर स्पीड पकड़ में आ जाएगा और कितना एनर्जी लॉस होगा वो भी आ जाएगा। शुरू में कितनी एनर्जी थी, बाद में कितनी है, माइनस कर देना, लॉस आ जाएगा। बच्चों एक सवाल का आंसर और इसी के बाद फिर आपका शॉर्ट ब्रेक, फिर दूसरे सवाल आफ्टर ब्रेक फिर शुरू होंगे। फिर ये थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा टॉपिक, तब आपका एसएम एसएम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। एक सवाल है कि जैसे मान लो अर्थ इफ आइस ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मेल्ट completely melt, then time period of earth अगर आइस ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ will melt then time period of earth will ऑप्शन इंक्रीज, टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ डिक्रीज कर जाएगा, नो चेंज। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, आगे लिखा है इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। तो सवाल में लिखा है कि अगर अर्थ का नॉर्थ पोल पे जो आइस है, अर्थ के नॉर्थ पोल पे जो आइस है वो मेल्ट कर जाए तो टाइम पीरियड अर्थ का क्या होगा? रात दिन छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
देखो क्या होगा, सुनो। कोई मैंने एक्सटर्नल टार्क तो नहीं लगाया, तो बच्चों यहाँ पे आई ओमेगा कांस्टेंट है। अभी सुनो, देखो सुनो, अभी ये अर्थ है मान लो, और इसके नॉर्थ पोल पे ये आइस है। और इसका टाइम पीरियड ओमेगा 1 है अर्थ का। दूसरी बात, अब ये आइस पिघल गया। जब आइस पिघल गया तो पिघल के कहाँ चला जाएगा? बता रहे समुद्र में। समुद्र कहाँ है? विदेश में, अर्थ में ही, अर्थ पे ही तो है ना। तो मतलब अर्थ पे ही रहेगा। कुल मिला के बात ये हुआ, ये आइस है, आइस को वाइट से बनाऊँ, ये आइस है, ये अभी यहाँ पे आइस है। अब इसके बाद ये आइस क्या हुआ? पिघल गया, और पिघल के चारों तरफ ये फैल गया। चारों तरफ फैल गया तो सारे देश के लोग समुद्र में डूब जाएंगे, तो केवल अर्थ रहेगा और पब्लिक नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा कम दूरी तक डिस्ट्रीब्यूट कराऊं, पब्लिक रहे थोड़ा बहुत, नहीं तो कौन टाइम पीरियड देखेगा। अब बच्चों, ये पानी यहाँ तक फैल गया, अब यहाँ तक कि पब्लिक समुद्र में डूब गए। अब बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पूछा है। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। तो मोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें मास एक ही जगह था और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए हम जान गए कि I2 का मान बड़ा हो गया। अब अगर I बड़ा हो गया तो ओमेगा 2 छोटा हो जाएगा, मतलब अर्थ का जो रोटेशन स्पीड है वो कम हो जाएगा, अर्थ धीरे धीरे घूमेगा। अब अर्थ का घूमना ज़्यादा हो गया कि स्लो हो गया? स्लो हो गया, अर्थ स्लो घूमेगा। और जब अर्थ स्लो घूमेगा तब ओमेगा होता है 2π/T1 और 2π/T2 ना बच्चों, ये होता है। अब अब यहाँ पे आया 2π/T1 और 2π/T2। अब ये 2π कट जाएगा तो T2 ग्रेटर देन T1। तो सेकंड केस में T2 है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। पहले T1 था और बाद में क्या हुआ? T2, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। समझ गए? तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो अच्छा ही है। अभी 12 घंटे की रात दिन होती है, तो 24 घंटे की रात होगी, 24 घंटे की दिन होगी। सो खूब जमकर, हाँ, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो अगर आइस पिघल जाए तो पूछा जाए तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, एंगुलर स्पीड घट जाएगा। और अगर कोई भी ऐसा सवाल पूछे तो ऐसे लॉजिक है, समझ के लगाएंगे तो सब आ जाएगा। अब ये चैप्टर और ग्रेविटेशन चैप्टर सब मिलते रहते हैं, यहाँ वहाँ सब एक ही है, इसलिए रोटेशन आएगा तभी ग्रेविटेशन भी समझ में आएगा। अब बच्चों, यहाँ तक की बात तो मैंने कर दिया। अब इसके आगे की बात, अब 5 मिनट आराम कर लो, तब शुरू करें। और वो आखिरी लाइनें अब होंगी, कंजर्वेशन वगैरह हो गया। एक सवाल आप कर लीजिए, एक सवाल और बस, तब रोकेंगे। देखो, एक ये डिस्क है, ये पेपर का क्वेश्चन है, इसको लगा लो। ये डिस्क है, लीनियर एक्सपेंशन 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये डिस्क घूम रहा है।
बच्चों सवाल में ये बोला है कि अगर इसका टेम्परेचर धीरे धीरे 100 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो इसके एंगुलर स्पीड में कितने परसेंट का चेंज होगा। तो लिखा जाए इफ़ टेम्परेचर ऑफ डिस्क इंक्रीजेज स्लोली, स्लोली से पता चलता है कि टार्क लगभग 0 ही है, इंक्रीजेज स्लोली by 100 degree centigrade, then find percentage change in time period of disk, percentage change in time period of disk। तो डिस्क के टाइम पीरियड में कितने परसेंट का चेंज आएगा। सॉल्यूशन ले रहा हूँ, इसी जगह देखो दिखा रहा हूँ। इसमें कंजर्वेशन क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का। तो आप लिखेंगे I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। पहले इसका मास होगा, डिस्क है तो mr²/2, ओमेगा 1 को ओमेगा 1 ही मान लिया जाए। बच्चों I2 में टेम्परेचर बढ़ाने पे मास थोड़ी बदलता है, R बदल जाएगा, 1 + अल्फ़ा डेल्टा थीटा स्क्वायर 2 × ओमेगा 2। टेम्परेचर बढ़ाने पे थर्मल एक्सपेंशन होगा तो रेडियस इंक्रीज कर जाएगा 1 + अल्फ़ा डेल्टा थीटा टाइम्स m/2 काट दो, R² बाइनामियल एक्सपेंशन 2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा × ओमेगा 2, R² से R² कट गया। अब आप लिखोगे ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 1 + 2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा। बच्चों ओमेगा 2 इधर कर दो, ऐसा करो, ओमेगा 2/ओमेगा 1 करो। वन + 2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा पावर 1 होगा कि -1? मिला लो एक बार देख लो, सही लिखा है। चलो थोड़ा और आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, ये 1 - 2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा हो जाएगा। बच्चों ओमेगा 2/ओमेगा 1 -1 9/1। परसेंटेज चेंज जब निकालना होता है ना तो -1 करते हैं आप, तो ओमेगा 2/ओमेगा 1 फाइनल अपान इनिशियल -1, और अगर 1 माइनस कर दोगे तो ये 1 उधर चला जाएगा, तो -2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा हो गया। अब परसेंटेज चेंज निकालोगे, परसेंटेज चेंज देखो ये कैलकुलेशन है बस। अब जब परसेंटेज चेंज लिखना है तो आप लिखोगे ओमेगा 2/ओमेगा 1 फाइनल अपान इनिशियल -1 × 100 बराबर आया -2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा × 100। बच्चों सब वैल्यू रख लो, अल्फ़ा का मान 10⁻³ डेल्टा थीटा 100 × 100 कैलकुलेशन करो, क्या जाएगा -20%। तो क्या आया 20% डिक्रीज। कितना डिक्रीज कर गया? 20%। आंसर आ गया, समझ गए? वो जो पेपर में दिया था ना वो 10⁻⁻4 लिखा था अल्फ़ा, और उसका आंसर 2% डिक्रीज आया था। यहाँ 10⁻⁻4 लिखा था,
और पेपर में आएगा तो वैसे सवाल आते हैं। अब आपको थर्मल एक्सपेंशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करा लिया। अब थर्मल एक्सपेंशन का सवाल क्यों दे, कभी नहीं देगा, उसको इसके साथ जोड़ा जाएगा। अब कोई बच्चा इसको रोटेशन का क्वेश्चन मानेगा तो कोई थर्मल एक्सपेंशन का मानेगा, और इसको हम क्या मानेंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसलिए पूरी फिजिक्स आनी चाहिए, कोई चीज़ कहीं जोड़ दे। चलिए यहाँ पे ये बात कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आप लोग को 5 मिनट बाद अब बस थोड़ी सी बात है, कुछ सवाल और बताने हैं। अब सवाल एंगुलर इम्पल्स पे लेना है बस, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा पार्ट, आपके सिलेबस की कहानी समाप्त।